गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो? फर्स्ट क्लास एकदम। कोई डाउट फाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो आप कमेंट किया करो हमें, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करो, ठीक है। पढ़ाई एकदम मस्त चल रही सबकी, ठीक है। और यदि यहाँ कमेंट नहीं कर सकते तो आप फेसबुक पर अपना पेज है फिजिक्स का कीड़ा के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप शेयर कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, और मुझसे बात करना चाहे तो वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11, ठीक है। लास्ट लेक्चर 10 था और वहाँ मैंने F = QE से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ये कंसेप्ट बताया था, बोला था कि एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल के। लास्ट क्लास में मैंने नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ उसमें एडवांस भी थे लास्ट के, ठीक है ना। कंसेप्ट एडवांस के थे लास्ट वाले, ठीक है बच्चों। तो आज हम प्रॉपर एडवांस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेंस नीट में भी काम आ सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट बच्चों बनता यहीं से, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है ना। तो इसलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो माय नेम इज अक्षय और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। इज दैट क्लियर? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन मैं करा चुका था, ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। तो देखिए आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, मजा आने वाला क्वेश्चन करने में। क्या क्वेश्चन है देखो। अभी तक मैं चार्ज का मोशन करा रहा था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो किस टाइप का मोशन होता है वो मैं आपको बताया था, ठीक है। तो आज देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन और आगे चल रहे हैं कि एक अपने पास इस तरह से मान लो पॉजिटिव प्लेट है और एक है अपने पास यहाँ पे नेगेटिव प्लेट। ये अपनी पॉजिटिव प्लेट है पूरी, ठीक है, ये अपनी क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये अपनी क्या है, नेगेटिव प्लेट, ओके। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो चार्ज के कारण होता है, आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इन दो प्लेटों के कारण, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब इतना समझ लीजिए कि इन दो प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है अपना m, वो इसमें एंट्री करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझना, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है, ध्यान से। कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और चार्ज उस पर e है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e होता है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेटों के बीच में क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। उसकी इनिशियली वेलोसिटी हम देते हैं यहाँ पे u, ओके, u मान लो आप इस चीज को। तो हम इनिशियली वेलोसिटी क्या देते हैं, उसको u देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ यहाँ से इस लाइन को, ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है ना, ओके। ये x और y प्लेन है, ओके। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा विद वेलोसिटी v या विद वेलोसिटी u, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, u है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने इस जगह, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ होगा क्या, इसका पाथ क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टाइम ये स्पेंड करेगा, इसकी फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पाथ डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है ना, किसका पाथ क्या होगा, ठीक है। और इक्वेशन से मैं पाथ डिस्कस कराऊंगा बाद में, अभी केवल फील कराऊंगा स्टार्टिंग में कि कैसे ये मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा विद वेलोसिटी u, तो आपको पता है कि मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E लगा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में दी जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उसकी वैल्यू आपको पता है F = QE होती है, ठीक है। अब पॉजिटिव पार्टिकल है तो वी कैन से इजीली कि उस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होगा,
लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और यदि कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो वी कैन से इजीली कि उस पर मैग्नीट्यूड तो फोर्स का वही रहना है, कितना, QE, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही यहाँ पर ये एंट्री कर रहा है विद वेलोसिटी u, तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो पहुंचा तो ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पहुंचा तो ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पहुंचा तो ऊपर फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही इस पर ऊपर फोर्स लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट करता हुआ और इस तरह से मूव करेगा। आ रही बात समझ में, कैसा मोशन रहेगा, इस तरह से, जैसे मान लो अब जैसे इस पर ऊपर फोर्स लगने लग गया तो इस तरह से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक ये डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज थी यहाँ पर खत्म हो गई। अब इसके बाद इस पर कोई फोर्स नहीं लगना, तो ये अब क्या करेगा, सीधा मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में, तो समझ में आया, फील आया किस तरह से मूव करना है इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरह से मूव करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखो बच्चों, इसका कंपैरिजन हमें करना है 11th क्लास में, एक टॉपिक है मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन। इज दैट क्लियर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आप कंपेयर करके इन क्वेश्चनों को करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, अभी जहाँ ये जो प्लेन लिया है ना, यहाँ पर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं ग्रेविटी के साथ भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ग्रेविटी नहीं लगा यहाँ पे, तो इस तरह से इसका क्या होगा, पाथ होगा। इज दैट क्लियर। तो कुछ डिस्कस और करते हैं, पाथ मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब इसके बाद में कुछ चीजें और देखते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। यहाँ जब ये क्रॉस होगा तो दो कंपोनेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे, इस तरह से कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बॉल को आप गिराते हो तो इस तरह से मूव करती हुई और यहाँ गिरती थी, इस तरह से गिरती थी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो x कंपोनेंट था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था और जो y कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो चेंज होता था कि नहीं होता था। अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्यों चेंज होता था, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता था इस बॉल के पास, होता था कि नहीं होता। ग्रेविटेशन का जो एक्सीलरेशन होता था वो y डायरेक्शन में होता था, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता था। अब ये एक्सीलरेशन आता कहाँ से था कि उस पर फोर्स अप्लाई होता था y डायरेक्शन में। देखो जैसे कि यहाँ पर y डायरेक्शन में इस बॉल का यहाँ पे भी mg, यहाँ पे भी mg, यहाँ पे भी mg, तो इस तरह से mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में। तो वी कैन से इजीली कि यहाँ पर y डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन होगा और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी इस बॉल की वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। और x डायरेक्शन में देखो आप, इस बॉल पर कोई फोर्स नहीं लगता था ना, और कोई फोर्स नहीं होता था तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था तो y x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। इज इट क्लियर। तो उसी तरह से आप यहाँ सोच के देखिए कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने u दी है, ठीक है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो y कंपोनेंट में देखिए, आप y डायरेक्शन में देखिए, इस पर एक फोर्स लग रहा है QE, ओके। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, QE, ओके। Q की वैल्यू आप E लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए, EE बोल सकते हैं जिसको, कितना फोर्स लग रहा है, EE, ओके, स्मॉल ई और कैपिटल ई। इज इट क्लियर। तो y डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन x डायरेक्शन में देखो आप, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। अब x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा तो मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन मिलेगा इसको, नहीं मिल पाएगा। और एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो वी कैन से इजीली कि इसका जो x डायरेक्शन में जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो x डायरेक्शन में आपने इनिशियली दी थी। आ रही बात समझ में, जो इनिशियली आपने x डायरेक्शन में दी थी वही वेलोसिटी इसकी क्या रहनी है, फाइनली रहनी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो वी कैन से इजीली मैं मान लेता हूं कि दैट इज द Vx एंड दैट इज द Vy, ठीक है। तो Vx की वैल्यू तो आपको पता चल गई कि u ही रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ मुझे, इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। अब बात करें y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी में मान लेता हूं Vy, तो ये भी हमें फाइंड करनी है। तो उससे पहले हम फाइंड करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि टाइम बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम स्पेंड किया है, मतलब कितनी देर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि ये जो प्लेटें हैं इसकी लेंथ है अपनी L। इज इट क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया है, ये हमें फाइंड करना है,
ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं यहां पे, एक ध्यान से समझना एस एक्स की, ठीक है ना। ये जो मोशन की इक्वेशन होती है ना, इनको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। एक्स डायरेक्शन में क्यों लगाया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस पता है इसकी, इतना डिस्टेंस है इसकी। इज इट क्लियर? तो मैं देख सकता हूं कि कितना एक्स डायरेक्शन में चला है, तो एल चला है, ठीक है। यू एक्स कितना है, तो इनिशियली वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो कितनी है, यू है, टी चलो टाइम पीरियड तो अपने को फाइंड करना है, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होना ही नहीं है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा है। इज इट क्लियर? तो वी कैन से इजीली कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये टी स्क्वायर, तो पूरी टर्म तो 0 हो गई। तो फाइनली एल इक्वल टू यू टी, और टी की वैल्यू आई अपने पास एल अपॉन यू। इज इट क्लियर? तो इतना टाइम पीरियड इसने स्पेंड किया है किसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों यहाँ से? सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ कि जब ये यहाँ से निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकलेगा, तो उस टाइम आपकी जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वी वाई की वैल्यू निकालनी। इज इट क्लियर? तो निकालनी हमें, थर्ड क्वेश्चन है अपना यहाँ से, वेलोसिटी निकालो वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में कहने का मतलब वी वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कर सकते हैं इस चीज को भी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मोशन की इक्वेशन लगा लेंगे। टाइम पीरियड तो आ ही गया है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा इसमें स्पेंड का, ठीक है। तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं सेकंड के लिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है ना। क्यों लगाइए? क्योंकि हमें वी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी फाइनली, ठीक है। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है बता सकते हो? इनिशियली वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कुछ दी थी क्या आपने? एक्स डायरेक्शन में दी थी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वी कैन से इजीली वी वाई इज इक्वल यू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं हम ए वाई। तो ए वाई क्या है? तो ए वाई तो होना है इसके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज क्यों हुई है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा है, और वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा है, तो वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना ही है, ठीक है ना। तो वो एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं आराम से। अब कहाँ से देखोगे इस चीज को? कितना फोर्स लगा है, क्यू ई लगा है, लगाया कि नहीं लगा, इज इक्वल टू एम ए कर दो इसको। इज दैट क्लियर? ए वाई कर दो, ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो ए वाई कितना आएगा, क्यू ई अपॉन एम, इतना एक्सेलरेशन है इसके पास। और इसको याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। इसको क्यू की जगह भी ई लिख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आप इस वाली टर्म को याद रखना, ठीक है ना। अभी मैं आगे समझाऊंगा प्रोजेक्टाइल में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, वहां ये टर्म बहुत यूज आने वाली है, ठीक है। तो ए वाई इज इक्वल टू ई अपॉन एम। इज इट क्लियर? तो रख दीजिए आप वैल्यू ई अपॉन एम, और टाइम कितना स्पेंड किया है निकाल ही लिया हमने अभी, एल अपॉन यू। ओके, तो वी वाई इक्वल टू ई एल अपॉन एम यू, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस टाइम की बता रहा हूं कि तब वी वाई वेलोसिटी कितनी होगी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, ई एल अपॉन एम यू। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ इसका डिफ्लेक्शन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है अपन, इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? अब समझना डिफ्लेक्शन होता क्या है, ये हमने को रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ना है कि कोई इमरजेंट रे है और कोई इंसिडेंट रे है, तो जब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये पार्टिकल सीधा जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके फोर्स लगने के कारण ये पार्टिकल जितना डिफ्लेक्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो कितना हुआ है कि इस वेक्टर को मैं उठा के यहां रख दूं, ठीक है, और अब कैसे जा रहा है पार्टिकल, ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल जो है ना बीच का थीटा, इतना डिफ्लेक्ट हुआ है। पहले सीधा जा रहा था लेकिन क्या हुआ, इधर जाने लग गया। आ रही बात समझ में? तो ये जो बीच का एंगल आता है ना दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? तो ये डिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना।
तो देखिए हम डिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, इसका डिफ्लेक्शन आराम से देखा जा सकता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टेन थीटा वी वाई कितना है अभी देखो आप, ई एल अपॉन एम यू, और वी एक्स कितना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी u है, तो एम यू स्क्वायर। तो थीटा कितना है यहाँ से, टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? दैट इज द डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्ट हुआ है इतना। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि बताओ इसकी नेट वेलोसिटी क्या है। आ रही बात समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेट वेलोसिटी क्या है। अब नेट वेलोसिटी का मतलब आराम से आप निकाल सकते हो कि आपको Vx की वैल्यू भी पता है और Vy की वैल्यू भी पता है। देखो नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सिंपल ही आप निकाल दो बीच का। तो कैसे निकलेगा, फिफ्थ चल रहा है ना, हाँ, वी नेट इक्वल टू अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसकी, ठीक है ना। तो वी नेट इक्वल टू वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में तो आपका यू स्क्वायर रहेगा, और वी वाई कितना था, अभी आया था अपना वी वाई आया था कुछ इस तरह से ई एल, तो ई स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यू आया था केवल तो यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, दैट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है ना, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, मतलब कौन सा ये मोशन कर रहा है, किस तरह का मोशन कर रहा है। चलो ट्रेजेक्ट्री भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ट्रेजेक्ट्री क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो मैं इसको रफ कर दूँ, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना बच्चों। तो ट्रेजेक्ट्री भी हम देख लेते हैं इसकी। ट्रेजेक्ट्री कैसे देखोगे कि एक्स डायरेक्शन में देखो कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो एस एक्स इक्वल टू, समझना इसको, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना, इनिशियल वेलोसिटी यू, और टी को टी रहने दो, और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसका कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वी कैन से दैट इज द टर्म पूरी जीरो। तो एक्स इक्वल टू यू टी, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहो तो एक्स अपॉन यू आती है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन में मैं एल दे रखा है, ठीक है, तो एल अपॉन यू कर सकते हैं, मैंने टाइम पीरियड पहले फाइंड किया था उस तरह से। चलो वाई डायरेक्शन में लगाएं इस इक्वेशन को, तो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ट्रेजेक्ट्री के लिए एक इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है ना, तो वो मैं बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो y इक्वल टू यू वाई टी कितना है, तो u लिख लेता हूँ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू यू वाई टी तो जीरो होगा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, ठीक है, जीरो लिख लो, प्लस हाफ ए वाई कितना है, तो आपको बताया था अभी ए वाई कितना है, ई अपॉन एम, ठीक है। तो ई अपॉन एम, और t की वैल्यू अभी आई थी यहाँ से x अपॉन यू, उसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई अपॉन 2m यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन आई है। बताओ किस टाइप की इक्वेशन, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये, तो इसको पूरे कांस्टेंट है, इसको अल्फा मान लेता हूँ, दैट इज द y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। किस टाइप की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना। तो पैराबोला इसका क्या बनेगी, ट्रेजेक्ट्री इसकी ये होगी, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। इक्वेशन से हमने पता लगा लिया इस चीज को। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चनों में ये करना होता है, ठीक है। अब आए कि एक चीज समझिए, यहां से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखिए कि यदि यहां पर ग्रेविटी भी होता, ठीक है, यदि यहां पर ग्रेविटी भी होता तो टेंशन नहीं लेना इस चीज के लिए। देखो एक्स डायरेक्शन में तो अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में तो पहले कितना था, क्यू ई अपॉन एम, मैंने बोला था इसको लर्न करना, कितना था, क्यू ई अपॉन एम। इज इट क्लियर? कितना था, क्यू ई अपॉन एम, और वाई डायरेक्शन में इतना है, और ग्रेविटी का जीरो लग जाएगा, इसको प्लस जी कर दो, दैट इज द जी इफेक्टिव। इसको मान के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना। जैसे आपने यहाँ ए वाई की जगह ई अपॉन एम लिखा है ना, जब ग्रेविटी होगी तो ई अपॉन एम प्लस जी। आ रही बात समझ में?
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जी इफेक्टिव निकाल दो, कहने का मतलब ये क्या निकाल दो, जी इफेक्टिव निकाल दो। अभी ग्रेविटी, बिना ग्रेविटी का बताया, इस तरह से आप ग्रेविटी से भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज आपको मैं इसी क्वेश्चन से बताऊं कि यहां पर आप प्रोजेक्टाइल के सारे कंसेप्ट लगा सकते हो, प्रोजेक्टाइल के जितने भी कंसेप्ट है आप सारे लगा सकते हो। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन बोल दिया कि एक बॉल है, यहां से ये v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये एंगल है थीटा, तो वी कैन से इजीली कि इसका इनिशियली कंपोनेंट और वो फाइनल ऊपर जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आप आराम से निकाल सकते हो। और निकाल के इस तरह से वही आप जो इक्वेशन लगाते हो, कैसे कौन कौन सी लगती है, रेंज निकालने की, टाइम पीरियड निकालने की, या फिर इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने की। तो फॉर्मूले जो यूज आते हैं वहां पर जो g होता है उस g की जगह आप QE/m लिख दीजिए। बस उस g की जगह आप QE/m लिख दीजिए, बाकी सारा सिस्टम वही चलेगा और वही फॉर्मूले आएंगे। इज इट क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए। जल्दी से कर लिया बच्चों नोट? यहां तक कर लिया सबने? ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और भी इंटरेस्टिंग है, देखो समझो एक बार, ठीक है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना, कि इस तरह से सेम दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। एक अपनी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और एक बच्चों नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। बच्चों ये चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे आपको, तो वहाँ और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना? अगला चैप्टर यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो देखिए अब होता क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है, और ये मैं बता देता हूँ कि लेंथ जो है ना बच्चों, ये है L, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज है प्लस का Q, पॉजिटिवली चार्ज है। पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी देखी थी, अब एक पॉजिटिवली चार्ज के लिए हम देख लेते हैं। और इसका मास है अपने पास m, और जो ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज द d/2, और ये भी कितनी है बच्चों, d/2। मतलब प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब सेपरेशन जो है दैट इज द d, और बिल्कुल सेंटर से इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जा रहा है, ठीक है ना? और वेलोसिटी दी जा रही है इसको u। आ रही है बात समझ में? u वेलोसिटी से इसको क्या मूव कराया जा रहा है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ u, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ u, या हम कह सकते हैं कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ u। इस u की एक मिनिमम वेलोसिटी बताइए कि ये इस प्लेट को जस्ट क्रॉस करे, बस इस प्लेट को जस्ट क्रॉस करे। u की वेलोसिटी मिनिमम, u की वेलोसिटी बतानी है अपने को, u की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, कि जस्ट प्लेट को क्रॉस करे। तो ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है उसमें एंटर कर रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा, और पॉजिटिवली है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो वी कैन से इजीली कि पार्टिकल, हर पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, और इस तरह से ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन यही था कि हमें u की वैल्यू बतानी है, मिनिमम u, मतलब वैल्यू u की मिनिमम बतानी है कि जस्ट ये प्लेट को क्रॉस करे, प्लेट को जस्ट क्रॉस करे बस, ठीक है ना? चलो करते हैं इस चीज को। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो हमें टाइम पीरियड एक ऐसी चीज होती है, आप SY टर्म में निकाल लो चाहे XX टर्म में निकाल लो, मतलब X पोजिशन में निकाल लो चाहे Y में निकाल लो। आपको पता है यहाँ पे Y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। Fx इक्वल टू 0 है कि नहीं है? X डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 है, तो वी कैन से इजीली कि जो X डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? और आपको पता है कि इनिशियली जो वेलोसिटी वो X डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ux इज इक्वल टू u, ये हमें केवल X डायरेक्शन में, ठीक है ना? चलो ठीक है,
हम इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के लिए लगाते हैं एक बार, ठीक है। और वाई के लिए लगाना चाहो तो वाई के लिए भी लगा सकते हो। वाई के लिए कैसे, देखो आप मुझे एक चीज बताओ कि एफ वाई है क्या कुछ इसके पास? एफ वाई बिल्कुल है, क्यू ई है, ठीक है ना, क्यू ई फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में तो लग रहा है। एक्सेलरेशन देखिए ए वाई तो बिल्कुल होगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना है क्यू ई अपॉन एम। मैंने बोला था इसको याद रखना आप लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद सोचे हम कि चलो ठीक है ए वाई हो गया। अब बात करें इनिशियली वेलोसिटी है इसकी वाई डायरेक्शन में, कहने का मतलब यू वाई है क्या कुछ? तो यू वाई तो नहीं है, यू वाई कितना है? 0। बताओ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है कोई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना इसकी। तो यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? आपको एस वाई भी पता है, एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां से लेके और यहां तक डिस्प्लेस हुआ, इतना ही तो हुआ है। देखो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेस है डी वाई टू तो है, तो ये भी हमें पता है। तो आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के आराम से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में पहले टी निकाल लिया करो, क्योंकि टी निकालने से क्या दिक्कत नहीं आती, इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो एस वाई इक्वेशन लगा रहा हूं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो एस वाई की वैल्यू पता है हमें डी वाई टू, ये टर्म तो जीरो होनी है क्योंकि यू वाई जीरो है, तो 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है? तो ए वाई आपको दे रखा है क्यू ई अपॉन एम, तो आप क्यू ई अपॉन एम लिख सकते हो इसको टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखिए यहां से 2 से 2 कट रहा है, ओके। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है एम डी अपॉन क्यू ई, तो फाइनली जो टी की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी अंडर रूट में एम डी अपॉन क्यू ई। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये टी की वैल्यू है, ठीक है ना। अब समझना क्वेश्चन क्या था कि हमें यू की टर्म बतानी है, यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। यू की क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू बतानी है कि प्लेट जस्ट क्रॉस करे, प्लेट क्या करे? जस्ट क्रॉस करे। आ रही बात समझ में? तो आप सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे, यू की ऐसी मिनिमम वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो कि प्लेट जस्ट ही क्रॉस करे। आ रही बात समझ में? प्लेट जस्ट क्रॉस ही करनी चाहिए, बस सोचिए इस चीज को आप क्या निकाल सकते हो। आ रहा है किसी के दिमाग में कुछ? दिमाग लगाइए इस चीज में कि जस्ट क्रॉस करे क्या कर सकते हैं ऐसा, बताइए। एक्स डायरेक्शन में आप वो लगा दो एस एक्स की इक्वेशन, एस एक्स की लगाओगे तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्यों लगाई मैंने? क्योंकि देखो टी की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे यू एक्स भी पता है, एस एक्स भी पता है, और यू एक्स की इक्वेशन भी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो एस एक्स कितना, तो आप एक चीज समझना, एस एक्स हमें एल है, और एल मतलब इतना एस एक्स हो कि बस एस एक्स की वैल्यू इतनी हो कि एल से जस्ट थोड़ा आगे। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं कि एल जस्ट आगे थोड़ा सा। आ रही बात समझ में? एल से जस्ट आगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो एस एक्स है ये बस इस तरह से होना चाहिए, एस एक्स की वैल्यू एल से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो चलो एक बार यहां पुट करते हैं, एल इक्वल टू यू एक्स टी कितना है? तो यू एक्स कितना? यू है, और टी की वैल्यू अभी आई है आपके पास यहां से अंडर रूट में एम डी अपॉन क्यू ई। ओके, ये एल की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है ना। तो एस एक्स इतना रखना है कि इस तरह से बस, ठीक है। तो एस एक्स कितनी वैल्यू यहां रख दो आप, इस तरह से रख दो आप इस चीज को, तो यू की वैल्यू आराम से यहां से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। यू की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो आप एल की वैल्यू, जैसे कि एल की वैल्यू आई है इसको आप यहां रख दो, ठीक है ना। किसी भी तरह से रख दो, एस एक्स, ये एस एक्स है, एल है, कुछ भी मान लो इसको चीज को, ठीक है। तो आप रखोगे तो जैसे कि एस एक्स इक्वल टू एस एक्स जस्ट क्रॉस है यू अंडर रूट में एम डी अपॉन क्यू ई, ठीक है ना। और यहां से यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो यू इज जस्ट एस एक्स अंडर रूट में क्यू ई अपॉन एम डी। अब एस एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दे, हमें एल दे रखी है तो एल पुट कर दो, जो भी चीज हमें दे रखी है उसको पुट कर दो। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तब ये जस्ट प्लेट को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, ठीक है ना, जस्ट प्लेट को क्रॉस करेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए, इस चीज को कर लिया बच्चों नोट, इसको रफ कर दूं, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखो एक बार ये जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, वो इंटीजर टाइप से आता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11,
कि अपने पास कोई एक रिंग है इस तरह से, समझना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक रिंग है, ठीक है बच्चों, एक रिंग बना दो, ये रिंग बनी हुई और ये एक सरफेस पर रखी हुई है रिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना सरफेस पर है, ठीक है, सरफेस बना लो एक, ठीक है ना, सरफेस का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे, ठीक। एक यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है या वॉल मान लो इसको, जिसका मास है m और चार्ज है प्लस का q, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वॉल है एक पॉइंट मास मान सकते हैं इस चीज को, ठीक है, पॉइंट मास मानना है इसमें, ठीक है, ओके। इस जो सर्किल है, ये जो रिंग है, इस रिंग की रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग दे रखी हमें कैपिटल R। इस रिंग की जो रेडियस है वो है अपनी कैपिटल R, आप बना सकते हो इसको इस तरह से। और हमें बता रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना इस चीज को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रहा है, मैं मान लेता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का E, ओके, ध्यान रखना। और एक चीज और है यहाँ पे समझना इस चीज को कि क्वेश्चन क्या है, हमें ये फिक्स रिंग है, मतलब फिक्स कर रहा है कि ये भी ध्यान रख लेना कि ये फिक्स्ड रिंग है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स रिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें जो गिवन है, और वो क्वेश्चन गिवन ये है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ mg अपॉन QE, mg अपॉन QE की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब इस वॉल का कांटेक्ट इस स्फीयर से हट जाए 37 डिग्री पर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस बॉल का कांटेक्ट जब 37 डिग्री एंगल बनाए, कहने का मतलब ये कि अभी इस तरह से है मान लो ये, ठीक है, और जब ये 37 डिग्री का एंगल यहां बनाती मान लो, तो इस जगह बॉल का कांटेक्ट हट जाना चाहिए, ये 37 डिग्री पर हट जाना चाहिए। तो उस केस में आपको mg अपॉन QE की वैल्यू फाइंड करनी। आ रही है बात समझ में, यहां पर इस बॉल का कांटेक्ट हट जाना चाहिए 37 डिग्री पे, ठीक है, तब mg अपॉन QE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आ रही है बात समझ में। और ये जो वॉल है इसकी जो इनिशियली वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी वो 0 है, ठीक है ना, कोई इसको कोई भी क्या वेलोसिटी नहीं दी हमने, ठीक है, केवल रखी हुई थी रेस्ट पोजीशन पे। स्टार्टिंग में क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि क्यों ये आगे सरकेगी जब रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उस चार्ज पर फोर्स लगना है, और कितना लगना है, वो लगना है QE, ठीक है। तो उस फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण ये वॉल आगे की तरफ खिसकेगी, यहां खिसकते हुए, और यहां पर इसका कांटेक्ट हमें हटाना है। जब 37 डिग्री ये एंगल बन जाए तब हमें कांटेक्ट हटाना है यहां से, ठीक है, और कांटेक्ट हटाना है तो उस केस में हमें mg अपॉन QE की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब इसका कांटेक्ट हट जाएगा तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल तो हो गया 0, एक जो फोर्स था नॉर्मल का वो तो मैंने कर दिया 0, ठीक है। अब बात करें यहां पर, तो QE इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा, QE इधर लग रहा है, ठीक है, और इस बॉल पर नीचे की तरफ बात करेंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, कितना लग रहा है, mg लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं एंगल थीटा मान लेता हूं बच्चों, लास्ट में थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या रिजल्ट भी मिल सकता है यहां से, ठीक है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो थीटा मान लेता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल जब थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो और ये एंगल थीटा है। चलो पहले इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, QE को बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो mg का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा कितना, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज mg sin थीटा। इज इट क्लियर। अब समझिए QE की बात करते हैं, तो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना है कि नहीं होना, और ये जब 90 माइनस थीटा होगा तो मैं कह सकता हूं ये भी थीटा होना है कि नहीं होना, सोचो इस चीज को। तो ये थीटा होना है तो QE का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में कितना आएगा, QE cos थीटा, और एक ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा QE sin थीटा।
इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 37 डिग्री, ठीक है, अभी रख देंगे इसको, इक्वेशन बनाएंगे जब, ठीक है। अभी कहने का मतलब समझे, फोर्स केवल नॉर्मल जो फोर्स था वो तो जीरो हो गया, और जो फोर्स लग रहे थे इसका FBD बना लिया हमने, ठीक है। FBD इस तरह से बना के नहीं बना, ठीक है। अब ये यहां से चलता हुआ जब ये रोटेट कर रहा था, कहने का मतलब इसके सरफेस से जब चल रहा था, यहां इसका कांटेक्ट खत्म हुआ, तो ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा था एक तरह से, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई इसके पास फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, नेट कितना लग रहा है, तो mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा। तो लिखते हैं इसको mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा, और ये किसके इक्वल होगा? सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? ये है ना, और ये किसके इक्वल होता है? mv² अपॉन r के इक्वल। r इस रिंग की क्या है? रेडियस है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो mv² अपॉन r के इक्वल कर दे। ओके, तो यहां आप थीटा की वैल्यू रखिए, तो mg cos थीटा कितना होता है? cos 37 रख दीजिए आप एक बार, एक इक्वेशन एक लाइन और लिख लेता हूं इसमें, cos 37 माइनस QE sin 37 इक्वल टू mv² अपॉन r। इज इट क्लियर? तो mg cos 37 कितना है? 4/5 होता है, ठीक है, cos 37 4/5 होता है ना, माइनस के QE sin 37 होता है 3/5। याद रखना ये वैल्यू बच्चों 37 की और 53 की, कंफ्यूज मत हुआ करो, ये वैल्यू आप याद कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। और इक्वल टू किसके होना है? mv² अपॉन r के, ठीक है। अब देखिए यहां से 4mg माइनस 3QE, और बच्चों 5 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5mv² अपॉन r। तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि एक इक्वेशन तो हमने यहां से बना दी, ठीक है, एक इक्वेशन तो क्या हमारी बन गई इस तरह से। अब हमें mg अपॉन QE की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिएगी, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलना है यहां से। तो बताओ चल सकता है क्या? एक इक्वेशन और चाहिएगी, ठीक है। तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं, समझना इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लगा ही नहीं सकते, एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लगा ही नहीं सकते। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, जबकि QE क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो दूसरी चीज हम सोचे वर्क पावर थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम होती है ना, वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर थ्योरम। तो कैसे करते हैं उसको? किस किस का फोर्स है, मतलब टोटल फोर्स का वर्क डन, ठीक है। कहने का मतलब ये कि किस किस का लग रहा है, तो WMG का लग रहा है एक, तो वर्क डन mg का होगा, वर्क डन QE का होगा, और वर्क डन नॉर्मल का होगा। इसके अलावा कोई और फोर्स है कि इस पॉइंट पे? नहीं है ना। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। किस किस को समझ में नहीं आया? आगे सबको समझ में आता? अब समझिए कि mg का कितना वर्क डन है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो mg का वर्क डन आप बताओगे कितना होगा? तो mg लग रहा है यहाँ पे, तो कितना वर्क डन होगा सोचो, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो mg यहां से लग रहा है, यहां से लगते लगते यहां पहुंच गया। तो देखिए x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन सॉरी y डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ? इतना डिस्प्लेस हुआ, तो इतना इसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और mg इस पर फोर्स है, ठीक है। तो ये कितनी होगी? तो आराम से हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं कि जब एंगल ये थीटा है तो वी कैन से इजीली कि दैट इज द r cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये वाला यहां से यहां तक r cos थीटा होगा, क्योंकि ये r है, ये एंगल थीटा है, तो r cos थीटा। तो ये कितना बच गया? ये वाला, तो ये बच गया अपना r माइनस के r cos थीटा। सोच के देखो इस चीज को, टोटल r था, ये r cos थीटा, तो ये r माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेस किया है इस mg ने, ठीक है। तो mg ब्रैकेट में r माइनस के r cos थीटा प्लस QE के द्वारा वर्क डन कौन कौन सा है? तो QE इधर लग रहा है, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस किया है इसको? तो देखो यहां से लेके यहां तक आया है, तो इतना डिस्प्लेस किया है कि नहीं किया? तो कितना होगा ये? यहां से पाइथागोरस लगा लो आराम से, दैट इज द r sin थीटा, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं QE r sin थीटा, ओके। और यहां से वर्क डन बाई नॉर्मल, तो देखिए नॉर्मल तो जीरो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जीरो हो गया, तो इसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम वी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इसकी मान लेते हैं हम वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी मानी तभी तो ये इक्वेशन बनी थी हमारी, ठीक है ना। तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस के इनिशियली कितना है 0, क्योंकि इनिशियली कोई वेलोसिटी इसको हमने दी नहीं है, तो ये इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना कॉस 37, और कॉस 37 कितना हो जाएगा, सोचो 4/5 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं उसको 4r/5 प्लस क्यू ई, और ये r साइन थीटा, मतलब साइन थीटा साइन 37 कितना होगा 3/5, तो यहां से बोल सकता हूं कि 3r/5 इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। इज इट क्लियर। r माइनस 4r/5 कितना हो गया r/5, ठीक है। तो एम जी r/5 प्लस यहां से आप करोगे इसको तो 3QER/5 इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। देखो हमें 5 एम बी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को निकाल लो यहां से, तो 5 को इधर ले लो, 2 को इधर ले आओ, ओके, और आर दोनों में से कॉमन लेके नीचे पहुंचा दो, ठीक है। तो एम जी प्लस 3QE, देखो आर कॉमन ले लिया ऊपर से, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये 6 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2mg, और 2 इधर करोगे तो 6QE, और r कॉमन लेके नीचे पहुंचा दिया, 5 ऊपर हो गया, तो 5mb स्क्वायर अपॉन r। तो मैंने देखो डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली 5mb स्क्वायर अपॉन r की। तो यहां तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, इधर का मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इस ऊपर ऊपर वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो, यहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो 2mg प्लस 6QE इक्वल टू 4mg माइनस के 3QE, ओके। तो इसको इधर ले आओ, उसको इधर पहुंचा दो, तो ये कितना हो गया 9QE, और ये कितना हो गया 2mg हो गया, और यहां से आप mg अपॉन QE की वैल्यू निकालोगे 9/2, या कह सकते हैं 4.5। तो ये आंसर होगा इसका। आ रही बात समझ में। तो बच्चों ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है ना। तो mg अपॉन QE की वैल्यू कितनी आई 4.5 आई, ओके, कितनी आई 4.5 आई। इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था QE, इसलिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चा नोट, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। एक अपने पास कोई रफ सरफेस है, ठीक है ना, यहां पर इस तरह से कोई एक रिंग रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से रफ सरफेस है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये रफ सरफेस है, लिख देता हूं मैं इसको, रफ सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें लगेंगी तभी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंबाइंड कर रहा हूँ इसमें, रोलिंग प्योर रोलिंग भी कंबाइंड करूंगा, ठीक है। अब देखिए कि जो ये रिंग है, तो इस तरह से इसके 4 पार्ट है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं कि नहीं होते, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट जो ये वाला है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका जो सरफेस है यहाँ से, और ये जो है कोऑर्डिनेट ये नेगेटिवली चार्ज है, ओके। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज द लैम्डा, ओके। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज द माइनस लैम्डा। आज बच्चों लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है आज। क्या है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और पंखा चलाता हूँ फिर फैन चलाता हूँ, तो फिर क्या दिक्कत आती है, आवाज़ की क्वालिटी ख़त्म होती है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी सही मिले इसलिए पंखा भी मैंने नहीं चला रखा, ठीक है। और दिन तो मैं कूलर चला के फिर वीडियो बना लेता था, ठीक है बच्चों। चलो देखिए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अपना, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि क्वेश्चन क्या है समझो, कि ये जो रिंग है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लॉ लग रहा है, एक चीज़ हो ये समझ लो, चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लॉ लग रहा है इसके यहाँ, ये भी ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है।
तो आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हाफ चार्ज है। देखो किस्मत, कूलर चल गया, लाइट आ गई तुरंत, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हाँ ये एक कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव चार्ज है और एक कोऑर्डिनेट में नेगेटिव चार्ज है। आ रही बात समझ में? तो देखिए अब मैं बात करना चाहूँ कि ये प्योर रोलिंग करेगा, आपको समझ रहा है कि ये फोर्स लग रहा है, ये इसको रोटेट करवाएगा, ये इधर रोटेट करेगा, तो रिंग स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। समझना, एक क्वेश्चन में दिया है हमें, रिंग स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। आ रही बात समझ में? रिंग स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ओके, प्योर रोलिंग कर रहा है क्वेश्चन में, गिवन है ये चीज़, ध्यान रखना, ठीक है। ये लैम्डा और माइनस लैम्डा आपको बता ही दिया। तो अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस रिंग। ओके, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस रिंग। इस रिंग पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। इज इट क्लियर? चलो करते हैं इसको, ठीक है ना, समझना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले फील करके देखो कि इसका रिजल्टेंट एफ कितना है, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज़ को कि जो ये जितना पार्ट है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिवली चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर पूरे पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेट जो फोर्स लगेगा इस पर, केवल इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे, वो इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और ये जो नेगेटिवली चार्ज है, इस कोऑर्डिनेट पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? और जितनी फोर्स की वैल्यू यहाँ होगी उतनी फोर्स की वैल्यू यहाँ होनी, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा और लैम्डा दे रखी एक तरह से, आ रही बात समझ में? तो जितनी फोर्स की वैल्यू इधर होगी उतनी फोर्स की वैल्यू इधर होगी कि नहीं होगी? चलो एक काम सोचो, इस चीज़ को छोड़ो, आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से, ये थीटा एंगल पे जाके एलिमेंट लिया डी थीटा का, कितने का? डी थीटा, ठीक है। सेम इसके अपोजिट एक एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ये भी डी थीटा का है और ये थीटा एंगल पे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये भी थीटा पे लिया डी थीटा और ये भी थीटा पे लिया मैंने डी थीटा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट पे आप फोर्स देखो, इस छोटे से एलिमेंट पे, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा इस नेगेटिवली पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल एलिमेंट है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो चीज को? इस डायरेक्शन में होगा। और इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में होगा। और दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू एफ है, या एफ ई बोल लो इसको, और यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू कितनी? एफ ही है। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिंग पर नेट फोर्स कितना आया? इस रिंग पर नेट फोर्स कितना आया? 0 आया। इज इट क्लियर? रिंग पर नेट फोर्स कितना है बच्चों? 0 आया। लेकिन ध्यान रखना, इस पर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? देखो ये जो फोर्स है इस रिंग को इधर रोटेशन करवाएगा, और ये जो फोर्स है इस रिंग को इधर रोटेशन करवाएगा। टॉर्क देखो इसका इधर लगेगा, इसका टॉर्क इधर लगेगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर। ओके, तो क्या होगा? ये एक प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन में ये चीज बोली है कि प्योर रोलिंग कर रही है, ये तो हमें समझ में भी आ रहा है कि रोलिंग कर रही है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्योर रोलिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ये चीज समझना कि प्योर रोलिंग क्यों की। अब फ्रिक्शन फोर्स की हम डायरेक्शन देख रहे हैं। पहले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है इन क्वेश्चनों में, ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन का काम क्या रहता है कि फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इस तरह से रोलिंग होगी, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको ये पीछे नहीं जाने देगा, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? अब डायरेक्शन तुम्हें पता चल गई फ्रिक्शन की क्या है? एफ है। ओके, अब बात किसकी करें? अब बात करनी है हमें कि इस पर कोई एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास जो है उसका कोई एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन देगा कौन? सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन ये फ्रिक्शन फोर्स ही देना है। सेंटर ऑफ मास को जो एक्सेलरेशन देगा वो फ्रिक्शन फोर्स ही देना है, क्योंकि नेट फोर्स तो बाकी का तो 0 हो गया, ये फ्रिक्शन के कारण ही तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा।
ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल टू MACM, बोल सकता हूं m इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, कह सकता हूं, क्योंकि एफ नेट कौन सा है इसमें, केवल एफ नेट क्या बचा है, एफ नेट बचा है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू निकालना चाहो ACOM की, तो दैट इज द F अपॉन M। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको यहां तक? तो हमें फाइनली जो करना है, आप ACOM निकाल दो कहीं से, हम आराम से F को निकाल सकते हैं, ठीक है। ACOM हमें पता चल जाएगा तो F आराम से हम निकाल देंगे, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात कि ACOM कहां से पता चलेगा, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को कि ACOM हमें पता कहां से चलेगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा ACOM का क्या होता है, याद है क्या, किसी को याद हो? चलो ठीक है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बताता हूँ, दूसरे तरीके से करा दूंगा उसको, ठीक है। कौन सा वाला मैं बता दूंगा आपको वो भी, ठीक है। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, यहां से आपको ACOM पता चल गया। अब टॉर्क देखते कि टॉर्क कितना लग रहा है इस पे, ठीक है। टॉर्क फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, एक स्मॉल एलिमेंट DL लिया है आपने, ये DL है, उस पर चार्ज है DQ, ठीक है ना। अब ये कर लो काम, ये DL है और इस पर चार्ज है DQ, आ रही बात समझ में। और DL की जगह आप DX लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी DL मानो तो DL मान लो, DX मानो तो DX मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो DX और DQ क्या है, चार्ज, ये पॉजिटिवली हो ये नेगेटिवली है, चार्ज तो इक्वल है, क्योंकि देखो चार्ज डेंसिटी माइनस के लैम्डा है, ठीक है, इधर भी लैम्डा है, ओके। तो अब देखिए मैं लिखना चाहूं कि टोटल टॉर्क क्या है, तो टोटल टॉर्क दोनों के कारण आएगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, समझने की कोशिश करना, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों के कारण टॉर्क होगा कि नहीं होगा। इसके कारण मैं मान लेता हूं τ1 है और इसके कारण मैं मान लेता हूं τ2 है। तो वी कैन से इजीली कि τ1 और प्लस τ2, वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको ऐड कर दिया। अब वेक्टर फॉर्म की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, ये इसको इधर रोटेशन करवाएगा ये वाला, ठीक है, और ये इसको इधर रोटेशन करवाएगा। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो इस चीज को? अब समझना कि τ1 और τ2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू τ1 क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू होती क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ठीक है, तो फोर्स मतलब FE, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक है ना। ये वाली होगी कि नहीं होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो समझो, ये वाली होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आपने जो एंगल माना है थीटा, मैं सोचने का तरीका भी बता रहा हूं, ये एंगल हमने थीटा इधर से माना है, आप इधर से मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से थीटा मान लेते, तो इधर से थीटा मानने में क्या अपने को सुविधा रहती, वो ये रहती कि आप डायरेक्ट यहाँ से इस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, आपने ये थीटा माना है तो आप इसको भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, निकाल लो ये डिस्टेंस, नहीं निकाल सकते क्या, ये R दे रखी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, क्या होता है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना FE लिख दिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, निकाल लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से। तो देखिए ये थीटा है, ये R है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस किसका होता है, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखना है तो किसका होता है, P/K। सोचिए जल्दी जल्दी, फटाफट सोचा करो इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझो, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का, P और K मतलब, सॉरी मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, दोनों हिंदी या इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर P हो गया, हाइपोटेनियस H हो गया, ठीक है ना। तो कॉस का होता है कि नहीं होता, कॉस का होता है कि नहीं होता, होता है ना। साइन का होता है बच्चों, कॉस का नहीं होता, साइन का होता है, ठीक है ना। इस गर्मी ने ऐसा कंफ्यूजन कर दिया दिमाग में। चलो देखो, ये साइन का होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो R sin थीटा होगी कि नहीं होगी डिस्टेंस, तो मैं लिख सकता हूँ इसको R sin थीटा, लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। सेम τ2 लिखना है तो τ2 भी FE है और इनटू R sin थीटा आएगा। आप देखो इस चीज को, R sin थीटा आएगी डिस्टेंस, देखो FE इधर है और अपने को ये निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कितनी आएगी ये वाली, तो निकाल लो आप ये थीटा एंगल मान के, ठीक है। इधर से थीटा माना है तो इधर से मान लो इस चीज को, ठीक है। तो वही R ये हो गया, तो ये कितनी आएगी, वही देखो बेस है और ये सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये भी R sin थीटा होनी है।
तो एफ इंटू आर साइन थीटा। तो फाइनली वी कैन से टाउ इक्वल टू 2FE आर साइन थीटा। अब FE भी लिख लेते हैं हम, FE कितना है हमारे पास, तो आराम से हम बता सकते हैं यहाँ से FE कितना है। बताओ कि FE को आप क्या लिख सकते हो, FE होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E लग रहा है यहाँ पे, तो FE लिखता हूँ मैं साइड में, तो FE होता है Q इंटू E। अब Q कितना है, Q है अपना DQ इंटू E। एक पर देखो DQ है, इधर भी DQ, तो DQ इंटू E। अब DQ कितना है, तो DQ को आप लिख सकते हो लेमडा, आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो लेमडा इंटू DX इंटू E लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो FE की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है, ठीक है ना। तो आराम से आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि टाउ इक्वल टू, ठीक है ना, ये डी टाउ चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना डी टाउ चल रहा है, छोटा सा टाउ चल रहा है, ठीक है, टोटल टाउ तो निकालना है अभी हमें। डी टाउ इक्वल टू 2FE, FE की वैल्यू लिख दो 2 लेमडा DX इंटू E, ओके, और उसके बाद में यहाँ से R साइन थीटा, ओके। अब एक चीज़ और समझना है ऐसे कि आप DX की वैल्यू भी लिख सकते हो। सोचो DX की वैल्यू क्या लिख सकते हो छोटे से एलिमेंट के लिए, R डी थीटा, एक R की तो है ये, तो ये क्या है R डी थीटा हो सकता है ना, ये R है और ये एंगल डी थीटा है, तो R डी थीटा लिख सकते हो। तो इसको और सॉल्व कर लो अभी, तो इसको लिख सकते हैं, जगह ही नहीं बची नीचे, तो डी टाउ इक्वल टू 2 लेमडा, और यहाँ पर R डी थीटा लिखोगे तो ये R और R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर E साइन थीटा और डी थीटा। इज इट क्लियर। यहाँ दोनों तरफ आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो डी टाउ का इंटीग्रेशन हो गया टाउ, ठीक है, ये 2 कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, R स्क्वायर कांस्टेंट, E कांस्टेंट, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज द माइनस कॉस थीटा, ओके। तो माइनस के कॉस थीटा। अब लिमिट लगानी है हमें, तो बच्चों सोचो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो एलिमेंट आप काटना यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ से काटते थीटा ऐसे माना ना, यहाँ से काटते काटते कहाँ तक जाओगे, π/2 तक। अपन कपल फोर्स के लिए टोटल निकाला है, ये कपल फोर्स है टोटल, ठीक है ना, कपल टॉर्क निकाल लिया हमने दोनों का, ठीक है, ध्यान रखना एक एक का नहीं निकाल रहे अपन, ठीक है, कपल का निकाला है, ठीक है, कपल फोर्स को इंक्लूड किया यहाँ पे। तो देखिए लिमिट जो लगेगी 0 से π/2 तक, 0 से π/2, ये 0 से π/2, ओके। तो आप लिमिट लगा लीजिए यहाँ पे, मैं रफ कर दूँ थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू 2 लेमडा R स्क्वायर E, और माइनस कॉस थीटा में लिमिट लगाओगे माइनस के कॉस π/2 प्लस कॉस 0, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो टाउ आया है वो आया है अपने पास 2 लेमडा R स्क्वायर E। इज इट क्लियर। ये टोटल टाउ आया है कि इतना टोटल टाउ होगा इसका 2 लेमडा R स्क्वायर E। आ रही बात समझ में, टोटल टाउ इस तरह से होगा। अब बच्चों यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू क्यों निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन और अल्फा का रिलेशन हमें पता है, ठीक है ना। आपको पता होगा आर अल्फा होता है ACOM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ इस चीज को कि ACOM इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे टाउ से, तो मैं देखो बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वाली चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ अल्फा की। अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, टाउ COM इक्वल टू ICOM इंटू अल्फा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग हो रही है। तो टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। इज इट क्लियर। प्योर रोलिंग के केस में लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो टाउ अपने पास पता ही है 2 लेमडा R स्क्वायर E ICOM इंटू अल्फा, और ICOM को क्या लिख सकते हो, MR स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो मैं लिख दूँ MR स्क्वायर, यहाँ से आप लिख दो MR स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको MR स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप R स्क्वायर से R स्क्वायर कट कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ अल्फा 2 लेमडा E अपॉन M, ये हमें अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी रफ कर रहा हूँ मैं इधर से भी, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ACOM
इक्वल टू अल्फा कितना है 2 लैम्डा ई अपॉन एम इंटू आर, ठीक है ना। तो ACOM इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर ई अपॉन एम, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता चल गया, तो आपको मैं पहले ही कहानी बता चुका हूं कि ACOM किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम के। तो यहां से आप 2 लैम्डा आर ई अपॉन एम इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो एम से एम गया, तो एफ इक्वल टू जो आया हुआ है 2 लैम्डा आर ई, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस रिंग। इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस रिंग पर, आ रही है बात समझ में, इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कुछ नहीं किया, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के कहीं डर जाओ उस चीज को, ठीक है। ये समझना है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों इन क्वेश्चनों में हम, ठीक है। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, करना क्या क्या है बस, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए और चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के कराए। मैंने मोशन बताया है, ठीक है ना, किस तरह से इसका मोशन होता है, मतलब स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन मोशन के बताए, वहाँ सारा कंसेप्ट बताया मैंने, और लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के बताए मैंने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, अलग अलग कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर आपको कराए। प्योर रोलिंग भी करा दी, लास्ट में रोटेशन का भी करा दिया, सर्कुलर मोशन का भी करा दिया, हर तरह के क्वेश्चन मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पर जो पेज है हमारा फिजिक्स का कीड़ा के नाम से आप सर्च कीजिए, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बात आ रही बात समझ में सबको, ठीक है बच्चों। तो अब समझिए कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद में गॉसेज लॉ पढ़ेंगे, गॉसेज लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गॉसेज लॉ टॉपिक चालू हो जाएगा मेरा अब, ठीक है। तो गॉसेज लॉ टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अब आगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर एरिया वेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलेंगे, फिर गॉसेज लॉ होता क्या है, फिर गॉसेज लॉ से कौन कौन से डेरिवेशन होते हैं, इनफाइनाइट वायर का दोबारा डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ओके। स्पेयर्स के जो मैंने डेरिवेशन छोड़े हैं वो सारे डेरिवेशन हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लेक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय आना चाहिए, मजा आना चाहिए, खुद के नोट्स हमें खुद को ही बनाने। और आज गर्मी के कारण थोड़ा बेचैनी थी, इसलिए थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पाया, और भी अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन थोड़ा आज क्या है दिक्कत प्रॉब्लम थी, इसलिए, ठीक है। और मैं आज वीडियो नहीं डाल सकता था, लेकिन आज मेरे को डालना मजबूरी थी, क्योंकि अपना जो आपका रोटेशन है वो खराब हो जाता। आप जो पढ़ाई कर रहे हो 9 बजे, आप जो वीडियो देखते हो वो आपको नहीं मिलती, तो आपका रोटेशन उससे खराब हो जाता, ठीक है बच्चों। एंड टाइम पे मैंने आज वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।